हाय गाइस, सुक्यू में आपका स्वागत है। और मैं आज जो खास करके क्लास 10th का जो है अलजेब्रा के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के विषय में हम लोग जानेंगे और उस पर लेक्चर करेंगे। और खास करके मेरा रहेगा जो संक्षेप में अर्थात छोटा से छोटा जो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अच्छा से आपको परिचय करवा दूँ। यदि जिन पाठकों को यदि कोई प्रॉब्लम हो या ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना हो तो आप कमेंट करें और मैं कमेंट के माध्यम से आप सभी को देखने के बाद मैं उसे विस्तार से फिर वीडियो बना कर अपलोड करूंगा, आप उनको अच्छी से समझ लें। तो ठीक है, मैं आगे चलते हैं, ध्यान से आप लोग देखें। आज का टॉपिक है हम लोगों को अलजेब्रा। जो अलजेब्रा क्लास 10th का जो है अंतर्गत आता है और क्लास 10th में अलजेब्रा के अंतर्गत ढेर सारे टॉपिक आते हैं। उनमें से मैं द्विघात समीकरण पर चर्चा करूंगा। और द्विघात समीकरण जो होते हैं, द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जानने के पहले इसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जाने अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के जो मौलिक अवधारणा है इसके विषय में ये कैसे इसके विषय में जानकारी हुई, सर्वप्रथम कैसे कैसे गणितों का इसका विषय हुआ, इसका कैसे प्रचार प्रसार हुआ, कैसे हम लोग आज गणित के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। इन सभी बातों को आज हम लोग इस टॉपिक वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इसके अलावे हम कोशिश करेंगे आज द्विघात समीकरण तक पहुंचने का। और नेक्स्ट मैं इसके अलावा जहां तक हो पाए इससे आगे मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए, सर्वप्रथम ये जो द्विघात समीकरण जो ज्ञान है वह सर्वप्रथम जो हुआ था बेबीलोनिया वासियों को हुआ था। और सर्वप्रथम बेबीलोनिया वासियों ने इस द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 के रूप में व्यक्त और हल भी किए थे उन्होंने। और उसके बाद यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने द्विघात समीकरण को ग्राफीय विधि अर्थात ज्यामितीय विधि से हल किए। और उसके जस्ट समय बीतता गया। उसके बाद भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने द्विघात समीकरण को हल करने की एक विस्तृत विधि प्रदान की, जिसके द्वारा उसमें अनेक समीकरणों को हल किए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक विधियां भी प्रोवाइड किए, बनाए। और फिर बीतता गया। अरबी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी ने भी द्विघात समीकरण को विस्तृत अध्ययन किया। और अध्ययन के बाद उन्होंने भी अपने विचार विमर्श दिए। और सन 1025 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ श्री धाराचार्य ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 ए इक्वल टू नॉट 0 के रूप में लिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से हल किया तथा द्विघात सूत्र की रचना की, जिसे हम श्री धाराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण में सर्वप्रथम द्विघात ये इंट्रोडक्शन हम लोग जानने के बाद अब द्विघात समीकरण से पहले हम लोग द्विघात बहुपद के विषय में जानेंगे अर्थात क्वाड्रिक पोलिनोमियल के विषय में हम लोग जानेंगे। क्वाड्रिक पोलिनोमियल होता है क्या? अक्सर बच्चे द्विघात समीकरण को समझने से डायरेक्ट द्विघात समीकरण पर चले जाते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद को यहाँ जानेंगे तो अच्छी तरह हम लोगों को द्विघात समीकरण की जानकारी होगी। अब सर्वप्रथम लोग द्विघात बहुपद होता है क्या, द्विघात समीकरण से पहले द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे, तब द्विघात समीकरण को जानेंगे। अब द्विघात बहुपद होता है क्या, इसके विषय में लोग जानते हैं। द्विघात बहुपद को जानने से पहले हम लोग यह जाने जो द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह एक द्विघात बहुपद का रूप है। लेकिन द्विघात बहुपद कहेंगे किसे? अब इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में जानते थे। जरा सा यहाँ ध्यान से देखिए आप, जो वैसा बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चर का अधिकतम घात अर्थात देखिए ये द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसा एक चर में बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 अर्थात 2 तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ध्यान से देखिए एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 यह एक द्विघात बहुपद और x स्क्वायर प्लस 5
यह भी एक द्विघात बहुपद है, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9, यह भी एक क्या है, द्विघात बहुपद है। और 7 और 8y प्लस 9, यह भी एक द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद हम लोग देखें यहाँ पर, यह द्विघात बहुपद भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसी में यदि पक्षांतर रूप में लिख दिया जाए, पक्षांतर रूप, यानी कहने का अर्थ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, अर्थात कहा जाए दो पक्षों में लिख दिया जाए, LHS और RHS। जैसा ये हो गया LHS और ये RHS। जब इसे LHS और RHS के टर्म में इक्वल करके लिखा जाए तो यही बन जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। जब द्विघात बहुपद को ही पक्षांतर रूप में LHS और RHS के टर्म में यदि हम व्यक्त कर दे तो यह बन जाता है द्विघात समीकरण, अर्थात क्वाड्रिक इक्वेशन। अब हम लोग जानेंगे डिफाइन द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का। वैसा द्विघात बहुपद इसका चर, वैसा द्विघात बहुपद जो पक्षांतर के रूप में हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब हम लोग जो है इससे आगे देखते हैं। एक डिफिनेशन और करके हम देखते हैं यहाँ पर, व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0 हो तो इस रूप के इस रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। एक डिफिनेशन हम लोग और जान सकते हैं इसका, जो बहुपद द्विघात बहुपद px जब px इक्वल टू 0 के रूप में हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, 7y प्लस 8y इक्वल टू 9। यह भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, अर्थात द्विघात समीकरण। जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं सब द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है। अब इसको हम इसका विस्तार से इसके विषय में हम लोग जानते हैं, इसके वर्गीकरण के विषय में हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसके टाइप्स के विषय में हम लोग आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग द्विघात समीकरण डिफाइन के विषय में जानते हैं। द्विघात समीकरण होता है क्या, अर्थात क्वाड्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं।
तो वैसा द्विघात बहुपद जो पक्षांतर, अर्थात पक्षांतर का तात्पर्य यहाँ होता है LHS और RHS के रूप में हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ एक LHS टर्म और यहाँ एक RHS टर्म है, यानी LHS और RHS जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, अर्थात ये जो x² का गुणांक होना चाहिए वो 0 के टर्म में नहीं होना चाहिए, तो इस रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। या द्विघात बहुपद px जब px इक्वल टू 0 के रूप में हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे 3x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, 9x² प्लस 7 इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू 7y प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, 7y प्लस 8y, ये 9, यह द्विघात समीकरण, यह भी एक द्विघात समीकरण है, और यह भी एक द्विघात समीकरण, यह भी एक द्विघात समीकरण, यह भी एक द्विघात समीकरण है। अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अर्थात मानक रूप। मानक रूप का तात्पर्य होता है व्यापक फॉर्म, और व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का। अब हम लोग आगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप यानी मानक रूप के विषय में हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a इक्वल टू नॉट 0 हो, ये तो ये रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण का मानक रूप, व्यंजक जो ये व्यंजक है, द्विघात समीकरण का जो यह व्यंजक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a इक्वल टू नॉट 0 हो, तो ये रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। और ध्यान देने की बात है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे ax² प्लस bx प्लस c, ये एक चर है, यह एक चर है, यह एक चर है और यह एक चर है, जबकि ये तीनों अर्थात हम कहा जाए a, ये b और यह c, यह खास करके ये तीनों वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, यह वास्तविक संख्या है और यह एक गुणांक है, यह एक गुणांक है a b c, यह एक गुणांक है, अर्थात हम कह सकते हैं यह क्या है, तो स्वेच्छ अचर राशि। जैसे एक एग्जांपल पे इसको हम लोग समझते हैं, 3x² प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग देखेंगे a का इक्वल टू वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पर 3, b की जगह क्या है 7 और c की जगह क्या है 8। जैसे कि हम लोग यहाँ देखे थे मानक रूप में, यहाँ हम लोग मानक रूप में यहाँ देखे थे, मानक रूप को हम लोग यहाँ मानक रूप को हम लोग देखे थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर ये देखिए गुणांक, गुणांक के टर्म में यहाँ क्या आ रहा है, गुणांक में यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ देखिए आपका गुणांक क्या आ रहा है 7 आ रहा है और यहाँ क्या है 8 है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण के मानक रूप के में जो आने वाले चर के जो गुणांक है उनको ये व्यक्त हम लोग किए। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो ये भी ध्यान रखना है, जो a इक्वल टू 0 ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इसको अब लोग हम इस पर गौर से चर्चा करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। जैसा देखिए आप लोग जो ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0
ए इक्वल टू नॉट जीरो। ये जो यहाँ पर जो व्यक्त कर रहा है इसका तात्पर्य होता है अगर यहाँ ए का वैल्यू, यदि ए का वैल्यू जीरो हो जाता है इसको गुणांक को भी क्या बना देगा, जीरो। जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। जरा सा सोचिए, जीरो से यदि किसी भी संख्या में या किसी भी राशि में गुना होता है तो उसको अपने साथ जीरो बनाता है। 0 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, अर्थात यह द्विघात समीकरण को व्यक्त नहीं करता है। द्विघात समीकरण का कंडीशन कहता है, द्विघात समीकरण कहता है हमें द्विघात समीकरण तभी होगा जिसपे चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। यहाँ तो चर का अधिकतम घात 2 नहीं है, अर्थात 1 बता रहा, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए यह ध्यान रखना है जो द्विघात समीकरण ए का जो एक्स स्क्वायर, ए का जो गुणांक होगा, ए का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। और ये चीज ध्यान रखना है, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बी का वैल्यू 0 हो सकता है, सी का वैल्यू 0 हो सकता है, बट इसका वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगा। अगर ये इसका ये 0 हो सकता है लेकिन ये ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। यदि ए 0 के बराबर हो जाता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, अर्थात एक चर में रेखिक समीकरण को व्यक्त करेगा। इसलिए हम कंडीशन ये ध्यान रखना है, जहां कभी भी मानक रूप लिखेंगे तो मानक रूप के साथ साथ ए इक्वल टू नॉट 0 व्यक्त करेंगे। इसके अलावा ए बी सी जो है 3 वास्तविक संख्या है जो चर के गुणांक हैं, ये अनिवार्यतः व्यक्त करना पड़ता है। चलिए आगे मैं अब इससे आगे मैं बता रहा हूं। अब देखिए द्विघात समीकरण के मानक रूप से एक इससे क्वेश्चन चला जाता है और यहाँ से इससे एक प्रॉब्लम भी पूछा जाता है। प्रॉब्लम भी है क्लास 10th में एनसीईआरटी में, इसके अलावा क्लास 10th के बुक में दिया गया है, जिससे आप यहाँ से इस मानक रूप से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम बुक्स में, प्रॉब्लम बुक्स में है जो हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में। 4.1 का 1 नंबर से है, जिससे रिलेटेड जो दिया है द्विघात समीकरण के मानक रूप से। और इससे ये जानकारी हमें लेना है, जो व्यंजक से यह पता करना है कौन द्विघात समीकरण है और कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। मैं इस पे एग्जाम्पल के माध्यम से एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं और 1 नंबर एनसीईआरटी के 4.1 का 1 नंबर का एग्जाम्पल है जो मैं ले रहा हूं, उसको गौर से आप लोग देखें ध्यान से। कि मैं एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 1 नंबर का लिया एग्जाम्पल, और 1 नंबर का है, फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर का मैं लिया। ध्यान से देखिए इसको। यह सबसे पहले ये देखिए, आप लोग अलजबड़ा पढ़े हैं पीछे क्लास में, फार्मूला अलजबड़ा के अंतर्गत आता है। या यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, ध्यान से देखिए यहाँ पर, यह जो अलजबड़ा का टॉपिक, अलजबड़ा में आप लोग पढ़े होंगे, अलजबड़ा के फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ a का वैल्यू कितना है, x है, और v का वैल्यू कितना है, 1 है। b का वैल्यू 1 बता रहा है, तो इसको a प्लस बी पर हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, a का वैल्यू x हो गया, अब b का वैल्यू 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। फिर अब यहाँ देखिए गुना करें हम लोग, गुना करना है 2 से x में गुना करेंगे 2x, और 2 से -3 में गुना करेंगे, कितना होगा -6। आगे हम लोग देखते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए प्लस है तो इसको हम क्या करेंगे, -2x प्लस -6 है, प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें मानक रूप में तभी लिखेंगे जब इस साइड 0 हो जाए, तो इस साइड 0 लाना अनिवार्य है। 0 लाएंगे इस साइड, जब 0 हो जाए तो समझिए क्या है, मानक टर्म में आ रहा है। अब हम इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस 2 है -2x है, तो यहाँ ये -2x प्लस 2x कट के 0 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ काटे, क्योंकि देखिए 2x में यदि -2x को घटा देते
यानी कि बराबर से यदि बराबर घट जाए तो इक्वल क्या होता है, उसका वैल्यू 0 होता है। इसीलिए मैंने यहाँ 0 नहीं लिया, 0 नहीं लिख करके, बल्कि मैंने इसको क्या कर दिया, इसको काट दिया, क्योंकि 0 का वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं के, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ 2x - 2x घटाने की वैल्यू क्या करिए, इसको -2x और +2x को मैं इसको काट करके नहीं कि इसको विलुप्त कर दिया। अब यहाँ देखिए +6x और +1 तो क्या हो जाएगा, +7 = 0। अब यहाँ देखिए ध्यान से, चर का अधिकतम घात 2 आ रहा है। और यहाँ एक चीज और बात देखने वाली बात है, हमने बताया था = नोट 0 होना चाहिए। देखिए a का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है, 1, गुणांक में छुपा हुआ है। और b का भी देखिए, b वाला टर्म मानक टर्म होता है ax² + bx + = 0, जहाँ = नोट 0। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ क्या है, 0 के बराबर नहीं हो रहा, अर्थात 1 आ रहा है, 0 को छोड़कर अन्य कोई आए तो 1 आ रहा है। और हमने बताया था b का मान 0 हो सकता है, c = क्या होता है, 0 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर b यहाँ क्या है, x चरघात 1 वाला, और चरघात 1 वाला पद इसमें नहीं है, अर्थात क्या हो गया, 0। c का वैल्यू तो है दिया हुआ, यहाँ कितना दिया है, 7। अब यहाँ देखिए गौर से, हम इसको इस टर्म पे ले जाते हैं, ध्यान से देखिए, 1 × x² + 0 × x + 7 = 0। जरा सा देखिए, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो फिर यही आ जाएगा, 1 × x² 0 × x क्या हो जाएगा, 0 + 7 = 0। अब फिर देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट करने के बाद क्या हुआ, x² + 7 = 0, अर्थात ये क्या है, अर्थात हम कह सकते हैं यह व्यंजक द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात हम इसको पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इस चीज को हम ये मानक रूप से यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, जानकारी हुआ। अब चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, बुक्स में कॉपी पे इसको मैं कैसे लिखूंगा, कैसे इसको डिलीट करूंगा। देखिए ध्यान से, इसको सर्वप्रथम इसको मैंने क्या लिखेंगे, इसके 2 नंबर दिया है तो ये तो हम लिख लेंगे, प्रॉब्लम क्वेश्चंस को हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम यहाँ पे एक इम्प्लाइज का प्रयोग करते हैं और x² - 2x। अब देखिए यहाँ पर ये चिन्ह है, गुना करते हैं चिन्ह के साथ, यहाँ क्या है प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 2 × x क्या हो जाएगा, 2x। अब देखिए मैं इसे x², अब मैंने बताया था जितना भी राशि है उसको आप LHS की टर्म में ले आए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2x है, ये -6 को मैं इस साइड लाऊंगा तो +6, ये +2x है, और इस साइड आने के बाद क्या होगा, LHS ये क्या हो जाएगा, -2x = 0। अब जरा से इसको देखिए, x² - 2x और -2x, यानी कि क्या है, सजातीय राशि है, अर्थात लाइक टर्म है, ये दोनों को मैं एक जगह कर रहा हूँ। क्या होगा, -2x - 2x क्या होगा, -4x + 6 = 0 लिखना है। अतः यह व्यंजक द्विघात समीकरण के हैं, लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे ये गुना है, और सभी बच्चों ये ध्यान रखिए, सभी बच्चों का बैक क्लास में गुना आता ही होगा, वैसे नहीं तो फिर मैं यहाँ एक बार बता रहा हूँ, ध्यान देखिए। इस x से मैं इस पूरे में गुना कर रहा हूँ, x + 1, और फिर -2 से इस -2 से एक बार पूरे में गुना कर रहा हूँ, x + 1 = फिर इस साइड सेम इसी टाइप कैलकुलेट करेंगे इधर भी, और x + 3 और -1 से गुना करेंगे x + 3 में। अब देखिए ध्यान से, x × x x² + x से गुना करेंगे 1 में कितना हो जाएगा, x, फिर -2x, फिर माइनस गुनी प्लस क्या हो जाएगा, -2 × 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, और x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x², फिर +3 से x में गुना करेंगे 3x, फिर -x, फिर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, -3 × 1 3। अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो x², अब देखिए प्लस यहाँ 2x और प्लस 1x है, तो -2x में से 1x चला गया, क्या होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं -x - 2,
अब देखिए इस साइड ये प्लस में है, इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस। चलिए एक बार मैं इसको और एक स्टेप लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और 2 में से 1 चला गया क्या होगा प्लस 2x माइनस 3। अब जरा सा इसको देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक स्टेप में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड ले आए, अब प्लस है तो इसको क्या लेंगे माइनस 2x लिखेंगे, माइनस है तो प्लस इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये कट गया, एक प्लस एक माइनस में है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एक स्टेप यहाँ देख रहे हैं ध्यान से, माइनस एक्स में यहाँ माइनस 2x है और माइनस एक्स क्या होगा माइनस 3x और माइनस 2 अब प्लस 3 तो क्या होगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए मैंने बताया था जो चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए तो वो द्विघात समीकरण, यहाँ चर का अधिकतम घात तो 2 नहीं हो रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः यह व्यंजक द्विघात समीकरण के नहीं है। जस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, अर्थात इससे हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग 4.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा और मैं नेक्स्ट इससे आगे मैं अगले टॉपिक अगले वीडियो में अगले पार्ट में मैं बताऊंगा, और इससे अगले टॉपिक में टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में चर्चा करूंगा, और इससे आगे टॉपिक यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम लोग इससे आगे जानेंगे। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा इसको गौर से देखें और टॉपिक को गौर से समझने का प्रयास करें। बस आज क्लास में इतना ही रहा, धन्यवाद।